हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सेकंड पार्ट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को किन प्रकार से हम जानते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक कौन कौन से हैं उसके अंदर, प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कौन से हैं, उन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। पृथ्वी की सतह से लेकर केंद्रीय भाग तक की दूरी को, जो 6378 किलोमीटर की दूरी है, उसको उसकी विशेषताओं के आधार पे तापमान, आयतन, घनत्व आदि के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपरी जो परत है उसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। सेकंड वाली जो परत है उसको आवरण या मेंटल कहते हैं। और सबसे अंतिम वाली या बीच का मध्य का जो भाग है जिसे हम कोर कहते हैं, उसे क्रोड आंतरिक भाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं कि कहाँ कौन कौन सी परत जो है, जो हमें ब्लू कलर से दिखाई दे रही है वो भूपर्पट्टी है। उसके बाद की जो संरचना हमें दिखाई दे रही है वो मध्य का भाग मेंटल है। और एकदम बीच में जो आग के गोले के जैसे चमकता हुआ हमें भाग दिखाई दे रहा है वो कोर है। इस कोर को 2 भागों में बांटते हैं हम, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इस प्रकार इसको समझिए, पृथ्वी की संरचना को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मेजर 3 ही है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और कोर को 2 भागों में बांटते हैं, आउटर कोर और इंटर कोर। सबसे पहले आता है भूपर्पट्टी। इसकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ ये होती है, इसको देखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग वाली परत को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली जो भाग है उसको भूपर्पट्टी कहा जाता है। और भूपर्पट्टी की जो मोटाई है वो 35 से किलोमीटर के आसपास होती है। भूपर्पट्टी के अंदर सिलिका और एल्यूमिना 2 तत्व जो है इनकी प्रधानता होती है। और सिलिका और एल्यूमिना की प्रधानता होने के कारण इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। सियाल का SI जो है वो सिलिका का और Al है वह एल्यूमिना तत्व का प्रतीक है। इसका क्रस्ट भाग जो है उस क्रस्ट का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और वहीं इसके अगर आयतन की बात करें तो 0.5% तक होता है। भूपर्पट्टी की रचना की बात करें तो भूपर्पट्टी की रचना कुछ तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। और इन तत्वों के अंदर सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है 46.60%, सिलिकॉन की मात्रा 27.72 और एल्यूमिना की मात्रा 8.13% होती है। वहीं इसमें लोहा और कैल्शियम भी क्रमशः 5 और 3.6% होता है। इन तत्वों के अलावा भी कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम आदि तत्व भी प्रमुख मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड जो परत है इसकी वो है मेंटल या आवरण, यह आता है। और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मध्य भाग है। बाह्य भाग तो हमने जाना भूपर्पट्टी, और बीच वाला जो भाग है वो है क्रोड, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो इन क्रोड के और बाहरी जो भूपर्पट्टी या क्रस्ट है, इसके बीच वाला जो भाग है मेंटल या आवरण इसे कहा जाता है। ये इन दोनों के मध्य है, जो भूपर्पट्टी और केंद्रीय भाग के बीच में होता है। मेंटल की मोटाई जो है 2900 किलोमीटर है। ये मुख्य रूप से बेसाल्ट पत्थरों से बना हुआ है। चट्टान का जो प्रकार होता है, बेसाल्ट प्रकार की चट्टान है, उससे बना हुआ है ये। मैग्मा चैम्बर इसी भाग में पाए जाते हैं। जिन मुखों के माध्यम से मैग्मा भूगर्भ से धरातल तक पहुंचता है, तो ऐसे चैम्बर जो हैं, ऐसे मुख जो हैं, वो इसी भाग में, आवरण में, मेंटल में ही या मध्य भाग में ही पाए जाते हैं। इस भाग का आयतन पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 83% है। और इसका जो घनत्व है वो 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस भाग में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। कोई SI जो है वो सिलिकॉन का और Ma जो है वो मैग्नीशियम का प्रतीक है। तत्पश्चात तीसरा भाग जो है इसका आंतरिक भाग, क्रोड या केंद्रीय भाग आता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहलाता है या कोर कहते हैं। ये द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में मौजूद है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर का घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो सबसे ज़्यादा है, और इसका आयतन 16% है। कोर को 2 भागों, कोर का जो भाग है उसे केंद्रीय भाग को निफे कहा जाता है, जिसमें निकल
और फेरस की मात्रा होती है और उनसे मिलकर बना हुआ होता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक 6370-378 किलोमीटर तक विस्तृत है। 2900 किलोमीटर तक तो मध्य भाग है, जिसे हम मेंटल या आवरण के नाम से जानते हैं, और उसके बाद केंद्रीय भाग जो है वो 2900 किलोमीटर से लेके अंतिम तक है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का उच्चतम तापमान जो है पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तापमान इस केंद्रीय भाग का ही है। पृथ्वी में कोर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड जो है आंशिक तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था के अंदर मौजूद है। इस चित्र के माध्यम से हम पृथ्वी के संरचना को देख सकते हैं। ऊपर पट्टी जो बाहरी भाग है, उसके बाद इसका आंतरिक मध्य भाग है, और मध्य भाग को दो भागों में बांट रखा है। इस चित्र के अंदर आप वायुमंडल की संरचना भी देख सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और वहीं पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम जान सकते हैं, इसमें क्रस्ट का घनत्व कितना है, मेंटल की ऊपरी और निचली परत कौन सी है जहाँ घनत्व कितना पाया जा रहा है, इसकी गहराई कितनी तक है। इसके बाद हम बाह्य कोर को और आंतरिक कोर को समझ सकते हैं। बाह्य कोर की मोटाई 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है, और 5100 के बाद 6370 371 तक का जो भाग है वो आंतरिक कोर का है, जहाँ 13.6 घन सेंटीमीटर जो है घनत्व यहाँ का पाया जाता है। इस रूप में भी हम इसको सामान्य अध्ययन के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी आता है। हमने पहले भूकंप पढ़े, भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किस प्रकार पता चलता है वो हमने जाना, और अब हम जानेंगे कि ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता किस प्रकार चलता है और कितने प्रकार के ज्वालामुखी जो हैं होते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर या ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसा दरार या मुख होता है। ज्वालामुखी के दो रूप होते हैं, या तो दरार के माध्यम से निकलता है या मुख के माध्यम से निकलता है। मुख के माध्यम से मतलब शंकु के माध्यम से। दरार के माध्यम से जो निकलेगा उससे पठार का निर्माण होगा, और मुख के माध्यम से या शंकु के माध्यम से जो निकलेगा उससे पर्वत का निर्माण होता है, जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा जो मैग्मा के रूप में होता है, पिघला हुआ रूप होता है, वो लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। किससे बाहर आते हैं? दरार या मुख के माध्यम से। वस्तुतः ये पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है, टूटा हुआ उसका भाग होता है, जिसके द्वारा अंदर से पदार्थ बाहर निकलते हैं। जिस प्रकार हम पानी का टैंक वगैरह बनाते हैं, होज बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो हम मुख्य उसका गेट रखते हैं, चेम्बर जो रखते हैं, और उससे हम पानी वगैरह बाहर निकालते हैं, तो उसी रूप के अंदर पृथ्वी के अंदर एक प्रकार से विभंग होता है, जिससे लावा, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं, या इससे ही ज्वालामुखी जो है प्रकट होता है। तो पहला जो प्रकार है एक्टिव, वो है सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होते रहते हैं। लावा, धुआं, अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण होता है। ये इस प्रकार के होते हैं कि एक बार ये शुरू हो गया, फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, फिर वापस से स्टार्ट हो जाता है इसमें से विस्फोट होना, और फिर कुछ समय के लिए वापस रुक जाता है। निम्न चित्रों के अंदर हम इसको देख सकते हैं, जो इसके उदाहरण हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है सक्रिय ज्वालामुखी किस रूप में हमें देखने को मिलता है। पहले चित्र के अंदर ज्वालामुखी जो है सक्रिय है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में, इस समय ये शांत है। दूसरे के अंदर वापस इसमें विस्फोट होने लग गया, और तीसरा इन दोनों के बीच की अवस्था है। कुछ पारिभाषिक शब्दावली का इसमें प्रयोग हुआ है। मैग्मा किसे कहते हैं, लावा क्या है। तो मैग्मा जो है वो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है, और पृथ्वी के सतह से नीचे से जो है ये निर्मित होता है। इसको हम आगे चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से लावा होता है। एक प्रकार से चट्टानों का पिघला हुआ रूप, और भूगर्भ के अंदर से ही होता है। लावा पिघली हुई चट्टान अर्थात मैग्मा का धरातल पर प्रकट होकर बहने वाला भाग है। यह ज्वालामुखी उद्गार द्वारा बाहर निकलता है और आग्नेय चट्टानों की इससे रचना होती है। जब मैग्मा पृथ्वी से या जिस भी शंकु से बाहर निकलता है, उससे निकलने के बाद पृथ्वी के ऊपर जमा हो जाता है, तो उससे लावा कहा जाता है, और लावा से कई प्रकार की चट्टानें वगैरह निर्मित होती है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है शिल्ड ज्वालामुखी। शिल्ड ज्वालामुखी ये सभी ज्वालामुखियों में बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ के, जहाँ पे बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, उसके प्रवाह को छोड़ दिया जाए तो सबसे विशाल है। हवाई द्वीप जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की ओर, उस क्षेत्र की बात है। यहाँ हवाई में ज्वालामुखी
इसी के उदाहरण हैं ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से निर्मित है इस प्रकार के ज्वालामुखी, तथा कम विस्फोटक होते हैं, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते नहीं हैं ये। तरल लावा के उद्गार के कारण इनकी ढाल जो है वो भी मंद हो जाती है। तरल यहाँ से लावा निकलता है, थोड़ा ढीला से यहाँ पे लावा निकलता है तो फटाक से बह के नीचे की ओर आ जाता है, इसलिए यहाँ की ढाल जो है वो बहुत कम होती है, बहुत मंद होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे जो हैं बन नहीं पाते, इसलिए इसे ढाल ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके चित्र जो हैं हम इस प्रकार देख सकते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे के अंदर ये ढाल ज्वालामुखी का निर्माण है। इसके बाद आता है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी, इसमें शिल्ड ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकलता है। इससे पहले वाले जो शिल्ड ज्वालामुखी का उसमें तरल लावा निकलता है और उसमें गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकलता है मिश्रित ज्वालामुखी में। ये अधिक विस्फोटक होता है, विस्फोटक भी इसमें ज़्यादा होता है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमिक रूप से एक के ऊपर एक जमा होने से होता है। हम इसको देखते हैं, इसका शुरू के अंदर इसकी जब उत्पत्ति होती है तो एक छोटे शंकु के रूप में होता है, बाद में धीरे 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 एक विशालकाय पर्वत का रूप ये ले लेता है। जिस प्रकार हम सेकंड चित्र में देख पा रहे हैं मिश्रित ज्वालामुखी, इसमें विभिन्न प्रकार की परतें हैं, तो इन परतों के माध्यम से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि धीरे 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 इसका पहले ये शंकु के रूप में था, छोटा था, फिर इसके बाद में इसका आकार धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक पर्वत के नुमा इसकी आकृति हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज्वालामुखी कुंड या सिंडर ज्वालामुखी। इसका निर्माण ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों से होता है। इसकी ढाल मिश्रित ज्वालामुखी की ढाल के समान ही होती है। प्रारंभ में इसकी ऊंचाई भी कम होती है, परंतु निश्चित पदार्थों के क्रमिक रूप से बाहर निकले हुए, निश्चित का मतलब होता है जो ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकले हुए हैं, तो इन पदार्थों के क्रमिक रूप से जमाव के बाद एक के जमाव के रूप में जो है ये बढ़ता जाता है और इसकी ऊंचाई जो है निरंतर रूप से बढ़ती जाती है। इसके निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं होता है। इसमें जो पदार्थ निर्माण होते हैं वो गाढ़े पदार्थ ही होते हैं। इसे राख अथवा सिंधु शंकु भी कहा जाता है। हम चित्र के अंदर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर कई सारी परतें बनी हुई है। पहले इसकी ऊंचाई भी कम थी मिश्रित ज्वालामुखी की जैसे, लेकिन बाद में धीरे 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 इसकी ज्वालामुखी का जो विस्तार है वो होता गया। नेक्स्ट आता है बेसाल्ट प्रवाह के क्षेत्र। इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं, इनसे अत्यधिक तरल जो लावा होता है वो बाहर निकलता है। इसका विस्तार दूर तक होता है, बहुत ज़्यादा ढीला होता है, इसलिए ये लंबी दूरी तक पानी के जैसे बह के बहुत लंबा चला जाता है। इसमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, क्रम के रूप में होता है, और वह कुछ प्रवाह जो है इसका 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक चला जाता है। भारत में दक्कन ट्रेप, जैसे दक्षिण का पठार हम कहते हैं, उसमें महाराष्ट्र वाला, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग जो है वो सम्मिलित है, जिससे वर्तमान में महाराष्ट्र पठार का नाम भी दिया गया है, और ये ज़्यादा भाग जो है इसी रूप में पाया जाता है। वरत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र यही है। इसके उपरांत आता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। महासागर के बीच के अंदर इस प्रकार के ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार के ज्वालामुखी होने के बाद एक कटक, किनारे का निर्माण जो है महासागर के बीच के अंदर हो जाता है, इसलिए इसे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ये महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 से भी अधिक लंबी है, और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। सभी महासागर हैं, इन सबके बेसिनों के अंदर, इन सबके बीच के अंदर से जो है इस प्रकार की आकृतियाँ फैली और निकली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग को लगातार उद्गार होता रहा है। ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, ज्वालामुखी के अंदर किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं जो बनती है, उसको देखिए। अंतर्वेदी आकृतियाँ जो है वो यहाँ पे बनी हैं, और इन अंतर्वेदी आकृतियों को अगर हम देखें तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडा होने से आग्नेय शेल बनती है, क्योंकि आग्नेय शेल का मतलब अग्नि से निर्मित होता है। सबसे पहले जो लावा निकलता है वो अग्नि के रूप में, जैसा हमने पिछले चित्रों के अंदर देखा कि किस प्रकार से एक जलते हुए कोयले के रूप में लावा जो है बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले जो चट्टान बनती है लावा का ठंडा होने से वो आग्नेय चट्टान बनती है, और लावा का ये जमाव तो धरातल तक पहुँच कर होता है, या धरातल तक पहुँचने से पहले ही भूपटल के नीचे शेलों में, परतों में हो जाता है। कई बार तो ये लावा जो है पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, और कई बार पृथ्वी के बीच के अंदर, चट्टानों के बीच की जो जगह होती है वहीं पे समाहित हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण किया गया है।
इसमें एक तो ज्वालामुखी शैलें हैं, दूसरा है पातालीय शैलें। ज्वालामुखी शैलें जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो ज्वालामुखी शैलें बनती है, और जब लावा धरातल में नीचे ही ठंडा हो जाता है तो पातालीय शैलें जो है वो निर्मित होती है। और जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है, और ये आकृतियाँ जो बनती है वही अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है। इन अंतर्वेदी आकृतियों को हम चित्र में देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से बेथोलिन, लेपोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, सील आदि प्रकार की आकृतियाँ जो है इसके अंदर निर्मित हो रही है। सबसे पहले आता है बेथोलिक। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, मैग्मा का एक बड़ा भाग जो है पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर जमा हो जाए और एक वो गुंबद का आकार ले ले, तो अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा उसकी ऊपरी पदार्थ से हट जाने पर ही वह धरातल पर प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने हुए पिंड होते हैं। आग्नेय चट्टान से सबसे पहले बनने वाली जो चट्टान है वो आग्नेय ही है। आग्नेय चट्टान से सबसे पहले जो बनने वाले आग्नेय चट्टान की जो प्रकृति है वो ग्रेनाइट ही है। इन्हें बेथोलिक का कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों में जमे हुए भाग हैं। तत्पश्चात आता है लेपोलिथ। लेकोलिथ जो है ये गुंबदाकार विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा हुआ होता है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी गुंबद से मिलती है। अंतर में केवल ये इतना होता है कि लेपोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदकार पहाड़ियाँ हैं। इसमें से अधिकतर अब अपरिपत्रित हो चुकी है, गिर चुकी है, मतलब वह धरातल पर देखी जा सकती है। लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल ये भी कुछ इसकी आकृतियों के प्रकार हैं जो ज्वालामुखी के अंदर पृथ्वी के भीतर बन जाते हैं। ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में धरातल के समानांतर दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है, जो थोड़ा कमज़ोर है, मुलायम है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर यहाँ का लावा जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब ये ठंडा होता है तो यहाँ कई प्रकार की आकृतियाँ बन जाती है और यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ जम जाती है। यदि यह तस्तरी के रूप में, एक प्लेट के रूप में अगर ये जमे तो इसे लेपोलिथ कहा जाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति, जो ऊपर की ओर निकला हुआ भाग होता है, वह अपनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। यह परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी हुई होती है, जो क्रमशः बेथोलिथ में विकसित होते हैं और यह भी फेकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल पर एक चादर के रूप में ठंडा होना ही सीलिया शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई के जमाव को तो शीट और घनी मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। और सबसे अंतिम जो इसकी शब्दावली आती है वो है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल में लगभग समकोण होता है और अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए, समकोण की अवस्था में अगर ठंडा हो जाता है तो एक दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है और दीवार के रूप में हमें एक संरचना नजर आती है और यही संरचना जो है डाइक कहलाती है। जो समकोण के रूप में बनी हुई संरचना है वही संरचना क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है पूरा होता है। प्रकृति का संरक्षण करें, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं का सम्मान करें। आप सुझाव दें कि हमारे वीडियो आपको किस प्रकार से लग रहे हैं। आपका सुझाव, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपके द्वारा शेयर किया हुआ हमारे लिए एक प्रोत्साहन होता है। शिक्षक को इससे ज़्यादा और चाहिए भी क्या, आप जो देते हैं वही हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो आप जो है हमारा इसी प्रकार मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।